क्या स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर, रैपिडो, ब्लिंकिट और जेप्टो के जो है लाखों डिलीवरी पार्टनर्स और ड्राइवरों की जिंदगी अब बदलने वाली? क्या वर्षों से सामाजिक सुरक्षा से दूर रहे गिग वर्कर्स को अब हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ कवर और पेंशन जैसी सुविधाओं का रास्ता मिलने जा रहा है? दरअसल केंद्र सरकार ने ऐप बेस्ड कंपनियों को सख्त निर्देश दिया है कि वे 21 जून तक अपने सभी गिग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जो है वो सुनिश्चित करें। सरकार का मकसद सिर्फ डेटा जुटाना नहीं है, बल्कि देश की तेजी से बढ़ती गिग इकॉनमी को एक औपचारिक पहचान देना है और करोड़ों वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा का मजबूत ढांचा जो है वो तैयार करना है। आखिर इस फैसले का गिग वर्कर्स, कंपनियों और पूरे रोजगार के बाजार पर क्या असर पड़ेगा, आइए प्रवीण सर से समझते हैं। नहीं, देखिए विशाल, गिग वर्कर्स को आप ये समझिए कि भारत का जो टोटल वर्क फोर्स है या लेबर फोर्स है वो तकरीबन 50 करोड़ का माना जाता है जी। उसमें अभी लगभग 1 से सवा करोड़ के आसपास गिग वर्कर्स शामिल हैं। तो छोटा नंबर है, लेकिन आप समझिए कि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग, अगर 50 करोड़ के हिसाब से देखेंगे नंबर छोटा लगेगा, लेकिन सवा करोड़ की या 1 करोड़ की तादाद बहुत बड़ी है ऐसे लोगों की जो पूरी तरह से जो ऐप बेस्ड एग्रीगेटर हैं या राइड हेलिंग ऐप्स हैं या डिलीवरी ऐप्स हैं, इनके ऊपर टिके हुए हैं। जी। अब दूसरी बात आती है कि जब 1 करोड़ सवा करोड़ लोगों की आजीविका, रोजी रोटी इस चीज़ पर टिकी हुई है, तो क्या उनके लिए कामकाज की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं क्या वो पूरी हो रही हैं? क्या सहूलियतें मिलती हैं? क्या जो सोशल सिक्योरिटी है, पेंशन हो गया, आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, दुर्घटना बीमा हो गया, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जी। इन सबको क्या मुहैया कराया जा रहा है? क्या इस तरह के एक सोशल सिक्योरिटी नेट और कवर के दायरे में ये लोग हैं? उसका जवाब है नहीं। भारत इतनी बड़ी इकॉनमी है जिसमें इतने बड़े जो तादाद है, और जिसको ये बताया जा रहा है कि 2030 तक इन गिग वर्कर्स की तादाद बढ़कर तकरीबन 2.5 करोड़ हो सकती है। 2 करोड़ 35 लाख के आसपास का आंकड़ा बताया जा रहा है। तो अब सरकार एक्शन में आई और उसको लेकर पिछले साल जब 4 जो लेबर कोड लेकर आई थी, उसमें जो एक सोशल सिक्योरिटी का कोड है, उसके तहत ई श्रम पोर्टल पर इनको रजिस्टर करना, अपने सभी जो जितने गिग वर्कर्स हैं उनको रजिस्टर करना ज़रूरी है, और अपने जो अपने पोर्टल हैं या अपने ऐप्स हैं उसको ई श्रम पोर्टल के साथ इंटीग्रेट करना, इन दोनों चीज़ों को मैंडेट किया गया है विचार। चलिए, अब गिग वर्कर्स किसे माना जाए, इसको लेकर भी एक नई बात आ रही है। नए नियमों के अनुसार कहा जा रहा है प्रवीण सर कि जो व्यक्ति किसी एक प्लेटफॉर्म पर साल में कम से कम 90 दिन काम करता है तो उसे गिग वर्कर माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति कई प्लेटफॉर्म्स पर काम करता है तो कुल मिलाकर 120 दिन काम करने पर ही वो गिग वर्कर की श्रेणी में आ जाएगा। और उदाहरण के तौर पर कौन कौन लोग आ सकते हैं उनको भी बात कर लेते हैं। जोमैटो के डिलीवरी पार्टनर, स्विगी के डिलीवरी एजेंट, ओला उबर के ड्राइवर, रैपिडो ड्राइवर और ब्लिंकिट और जेप्टो के डिलीवरी पार्टनर जो हैं वो सब इस श्रेणी में आ जाएंगे। सर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि ई श्रम रजिस्ट्रेशन शब्द बार बार हमको सुनने को मिल रहा है इस कहानी में। मान लीजिए कि उसमें वो आ जाते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल में, अगर वो लोग को नाम आ जाएगा तो? एक बार ई श्रम पोर्टल रजिस्टर पर सारे के सारे गिग वर्कर्स अगर आ जाते हैं तो उसके 2-3 चीज़ें उसमें होने वाली हैं। एक तो सरकार को इस पूरी इकॉनमी का सही आइडिया पता चलेगा कि साहब कितने लोग इस पूरे के पूरे बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोग इस कामकाज से जुड़े हुए हैं जी। उनकी पहचान, उनको एक यूनिक आईडी सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। आप उसके बाद पोर्टेबिलिटी आसान हो जाएगी। मान लीजिए एक गिग वर्कर आज सपोज कीजिए स्विगी के साथ काम कर रहा है, कल को वो जोमेटो के साथ काम करता है, तो सरकार को ये पता चलेगा कि इस व्यक्ति का जो है वो ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ हुआ है, एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल पे काम कर रहा है। ये सारा इसी के जरिए होगा। दूसरी चीज़, एक बार जब सरकार के पास सारे आंकड़े होंगे तो सरकार इन सभी पोर्टल्स को, इन सभी ऐप्स पर इस बात का दबाव बना सकती है कि आप इनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दीजिए, आप इनको जो पेंशन है इसके लाभ से जोड़िए। ईपीएफ में और ईएसआईसी दोनों में अभी ये जी वर्कर जो है शामिल नहीं है। पहली बात तो यह है कि इनको वर्कर का दर्जा अभी तक नहीं है जी। अभी जो जितने गिग वर्कर्स हैं इनको दरअसल ये पार्टनर मानते हैं, चाहे आप ड्राइवर पार्टनर हो, चाहे डिलीवरी पार्टनर हो, चाहे बाकी की चीज़ें हों। तो उनको एक दर्जा किस तरह वर्कर का मिलेगा, एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से क्या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरफ ये एक ट्रांजिशन है, ये तय होगा। और यहाँ से सरकार इन पर यह दबाव बना सकती है कि साहब इनको आप बेसिक जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, चाहे पेड लीव देना हो, चाहे आपका कितने काम के घंटे हैं, आप किसी एक गिग वर्कर से आप अधिकतम कितने काम के घंटे एक दिन में करा सकते हैं,
कितना न्यूनतम मिनिमम मतलब वेतन कितना होगा, इन तमाम चीज़ों को सरकार फिर सुनिश्चित कर सकती है। और सर हाल फिलहाल में हम लोगों ने एक खबर की भी थी कि तमाम देश भर के जितने गिग वर्कर्स थे वो हड़ताल करते हुए नजर आए थे। हम लोग ने कहा था कि 10 मिनट में जो आपको सामान मिल रहा है वो अब ना मिल सके, और कई तर्क दिए जा रहे हैं सर। वर्कर के जो संगठन है इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, यानी जिसको आप IFAT के नाम से जानते हैं, उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार ऐसे निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन कई कंपनियां जो है उन्हें गंभीरता से जो है लागू नहीं करती। नहीं तो गंभीरता से क्यों नहीं लागू करती? क्योंकि वो लेबर कोड में नहीं आया था। नहीं, गंभीरता से लागू न करने का सीधा सीधा जो फैक्टर है वो जुड़ा हुआ दरअसल पैसे से। अच्छा। जैसे ही आप इनको रजिस्टर करते हैं, इनकी तादाद पता चलती है और सरकार की तरफ से फिर निर्देश आते हैं कि आप इन सबको सोशल सिक्योरिटी में और तमाम दायरे में लागू कीजिए, लेकर आइए। अगर इन कंपनियों का 1 से 2% जो रेवेन्यू है या बाकी का जो खर्चा है उसमें 1 से 2% खर्चा भी बढ़ता है इस वजह से, तो आप ये समझिए कि हजारों करोड़ रुपए का खर्च इन कंपनियों पर बढ़ जाएगा इन गिग वर्कर्स के लिए। ओके, ऑलरेडी आप कहते हैं कि कैश बर्न कर करके कंपनियां टिकी हुई हैं। बिल्कुल, अब कंपनियां ज़्यादातर हैं लॉस में, जितने ऐप बेस्ड हैं तमाम जो हैं वो लॉस में चल रहे हैं, लॉस मेकिंग कंपनी। कल ही हम लोगों ने मनी सेंटर में बात की 3800 करोड़ 2600 करोड़। बिल्कुल, तो जो लॉस में कंपनियां वो नहीं चाहती कि हम कैश बर्न करें, बाकी सब चीज़ें करें, लेकिन इन एम्प्लॉयज़ को हम किसी भी तरह की सहूलियत दें। तो कंपनियां अपना दरअसल पैसा बचाने की जो मोटे तौर पर जो बात समझ में आती है वो यही है कि कंपनियां पैसे बचाना चाहती, इसलिए इस चीज़ में आनाकानी कर रही हैं कि इनको ई श्रम पोर्टल पर डाला जाए और आंकड़े उजागर हों, सरकार के पास पहुँचे। सर ये तो बड़ी गंभीरता वाली बात है कि कंपनियां चाह रही हैं कि आप जो है दिन रात हमें जो है मजदूरों की तरह आप खटते रहिए और आप हमसे जो है वेतन बढ़ोतरी की या किस तरह की बोनस की बात मत कीजिए, छुट्टियों की बात मत कीजिए। तो अभी किसी तरह का कितने वर्किंग आवर्स होंगे? आप देखिए कि आपको डिलीवरी करने वाला, डिलीवरी पार्टनर जिसको कहते हैं जी, वो रात को 10 बजे भी आता है, 11 बजे भी आपके यहाँ डिलीवरी हो रही होल नाइट वर्क है ना। तो क्या जो डिलीवरी में काम करने वाला व्यक्ति है उसके काम के घंटे निर्धारित हैं? क्या आप उसको किसी तरह का ओवर टाइम दे रहे हैं? और आपको याद होगा अभी जब मानेसर गुड़गांव बेल्ट या नोएडा में भी हुआ, उसके पीछे एक बड़ी वजह ओवर टाइम को लेके भी थी कि साहब हमारे एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स हैं 12 घंटे उसके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद हमको कोई ओवर टाइम नहीं है, समय पे सैलरी नहीं मिल रही है। काम कब से कब तक है इसका कोई ठिकाना नहीं है, शिफ्ट कब है ये पता नहीं, कोई आपका वीकली ऑफ नहीं है। तो ये है। और दूसरी बात विशाल, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि इस भारत में गिग वर्कर्स की तुलना आप जो दुनिया के तमाम दूसरे मुल्क हैं, स्पेन से कर लीजिए, अभी मैं डेवलप्ड इकोनॉमी से, डेवलप्ड इकोनॉमी में स्पेन से, यूके से, यूएस से, सिंगापुर से, और आपको बहुत लंबे चौड़े फ़र्क नज़र आएंगे। मसलन मिनिमम वेजेस तय हैं, पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन है। क्या इन कंपनियों को कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, इसलिए कंपनियां पीछे हट रही कि आप कल को पेंशन की जो जिम्मेदारी है जी, वो आपके अगर खर्चे में आती है तो कंपनियां उसको उठाने से के लिए तैयार नहीं है। आपको पेड लीव्स हैं, तमाम तरह की सुविधाएं। और मैं तो ये देख रहा था कि साहब कमाई किस तरह की है। यूके का मैं जब इस तरह का आंकड़े निकालने की कोशिश की हमने कि बाकी के मुल्कों में गिग वर्कर जो हैं, ऐसा तो है नहीं कि दूसरे मुल्कों में नहीं है, उनको कितनी कमाई होती है। यूके के आंकड़े मैंने देखे तो 2 लाख रुपए से लेकर 4,10,000 रुपए तक की, भारतीय रुपयों में अगर कन्वर्ट करके देख रहे हैं, इतनी पर मंथ की कमाई है एक गिग वर्कर की। कई बार हम लोग रील्स देखते हैं या वीडियोस देखते हैं, बाहर विदेशों में ट्रक ड्राइवर कमाते हैं 2-2, 4-4 लाख रुपए। बिल्कुल। इसी के मुकाबले सिंगापुर में देख लीजिए तो लगभग 1,30,000 से 2,70,000, स्पेन में 1,20,000 से 2,20,000, और भारत से मुकाबला कर लीजिए 20,000 से लेकर 40,000 रुपये। तो इतना बड़ा फ़र्क है यहाँ पर आपके गिग वर्कर, और इसी वजह से क्योंकि दूसरे मुल्कों में आपको तमाम तरीके की इनको सहूलियतें देनी पड़ती तो हैं। चलिए प्रवीण सर, ये कदम उठा लिया जाएगा तब इन लोगों को राहत मिलेगी, ऐसे हम उम्मीद करें। सरकार अपने बजट में भी ये बात कह चुकी है। इसी साल का जो बजट सरकार का आया था उसमें सरकार ने साफ तौर पे कहा था कि साहब गिग वर्कर्स को हम तमाम तरीके की सुविधाएं देंगे और उनको फॉर्मल इकोनॉमी में लेकर आने की कोशिश करेंगे। राघव चड्ढा साहब भी जो है सांसद महोदय थे, उन्होंने भी बहुत ही संसद में जो है इस मांग को, इस जो डिमांड को जो बड़ी प्रमुखता से उठाया था, और उन्होंने भी बहुत करीबी से चीज़ों को देखने और समझने की कोशिश की। तो चलिए हम तो ये कोशिश करते हैं कि जो
इनसे रिलेटेड जितनी भी इनकी समस्याएं हैं वो जल्द दूर हो।